बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अरशद और सबलाइम बैटक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारी नेक ख्वाहिशात और बहुत सारी दुआएं। सबलाइम बैटक में आपको पता है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम डिस्कशन करते हैं, गपशप लगाते हैं। आज मेरी बैटक में बड़े प्यारे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं और मेरा दिल जो है बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा बाग बाग हो रहा है। आपको जो है तो उनसे जब आप मिलेंगे तो आपको भी खुशी होगी। तो आज हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर डिस्कशन करनी है। पहले जो मेरे पास बैठे हुए मेहमान शख्सियत वो तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। खालिद सुहेल मलिक साहब, प्रोफेसर खालिद सुहेल मलिक साहब जो है तो ये पब्लिक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं और उसके अलावा जो है कालम निगार हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और अफसाना निगार हैं, अपनी ज़ात में अंजुमन हैं, राइटर हैं, शायर भी हैं, शायरी भी इन्होंने की है। और इनसे मिलके इंशाल्लाह आपको जो है तो बड़ी खुशी हासिल होगी, जैसे मैं खुश हो रहा हूँ और इंशाल्लाह आप भी खुश होंगे। और नाज़रीन, इसके साथ साथ मेरी दाईं तरफ आगा जी बैठे हुए। आगा जी के साथ हमने अभी रिसेंटली प्रोग्राम भी किए थे। आगा जी जो है तो ये भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आगा जी जो है तो आलमी शोहरत याफ्ता नगमा निगार, इनका तारुफ़ मेरा छोटा मुँह है और बड़ी बात है, तारुफ़ कराना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हमारी जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री है, जो भी आप मशहूर व मारूफ़ गाना उठाएं तो आगा जी का लिखा हुआ होता है। हमारे पेशावरी हैं, भाई हैं, तो इन्होंने भी बड़ी मोहब्बत के साथ जो है तो मुझे टाइम दिया है। सबलाइम बैटक इनकी वजह से सज गई है। आगा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का मैं जो दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है वक्त निकाला। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबलाइम बैटक आप देख रहे हैं और हमें फ़ीडबैक मिल रहा है। मैं आज जिस मौजू पे बात करना चाहता हूं वो है सिविक सेंस। हमारे जितने भी नौजवान हैं या मिन हैसुल कौम, हम जितने भी लोग हैं अपनी चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे है कि मिसाल की बात है, कहीं पे हमें कोई एसेट नज़र आए तो उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अगर कहीं पे लिखा हो कि यहाँ पे पार्किंग मना है, वहीं पे पार्किंग की जाती है। अगर कहीं पे लिखा हो कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, वहीं पे लोग पेशाब करते हैं। इस तरह से जो है बहुत सारे मसाइल हैं। तो मैं सबसे पहले जो है तो प्रोफेसर खालिद सुहेल मलिक साहब से मुल्तमिस हूँ। प्रोफेसर साहब, ये मौजू जो है तो ये सुन के बड़ा दुख भी होता है। और दूसरी बात ये है कि रिसेंटली ये 14 अगस्त गुजरा है, उसमें जो बम्पू वगैरह और शोर शराबे थे और आपने उस पर बड़ा अच्छा कालम लिखा है। और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि उस कालम से मुतासिर होकर मैंने जो है तो प्रोफेसर साहब को जो है दावत दी है कि आज इस हवाले से जो है तो हमें कुछ आगाही देंगे। बहुत शुक्रिया। पहले तो नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और मलिक साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने एक बहुत अच्छे मौजू पर इजहार ख्याल का मौका दिया है। मलिक साहब, बात यह है कि किसी भी कौम के लिए नौजवान जो है वो उसका सरमाया होता है और ये नौजवान ही होता है जो कौम को तरक्की की मंजिलों की तरफ लेकर जाते हैं। जो आपने ज़िक्र किया 14 अगस्त का या कोई भी इवेंट हो हमारे यहाँ, खुशी का इवेंट, तो इस 14 अगस्त से कत नज़र भी आप देखें, हमारे शादी ब्याह आप देख लें तो वहाँ पर शोर और हंगामा और मस्ती जो है वो अपनी आखिरी हदों तक होता है। तो उसकी कुछ मेरे जहन में जो वजूहात हैं वो ये है कि हमारे यहाँ आप देख लें, नंबर एक चीज़ जो है कि बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए वो वसाइल नहीं है या वो मौक़े नहीं हैं कि जहाँ पर जाकर वो अपनी जवानी का जो तकाज़ा है अपने आप को एग्जाज़ कर सकें। आपके पब्लिक पार्क, मैं पेशावर की हद तक बात करूं तो पेशावर में आपके पास पब्लिक पार्क्स नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा जो ग्राउंड्स हैं जो पहले थे, वज़ीर बाग, शाही बाग, अब वो मौजूद नहीं है। हमारे ज़माने में मतलब हम फ़ुटबॉल खेलते थे तो 1-2 घंटे हम जाकर अपना जितना भी जवानी का ज़ोर है वो उस ग्राउंड में हमने निकाल दिया। अब बच्चे कहाँ जाएं। दूसरी बात ये कि इन बच्चों की ज़िंदगी बड़ी टफ़ है। आप देख लें कि बहुत बड़े बड़े बैग्स और एजुकेशन और अब कंपटीशन का ज़माना है, तो इनके पास वो अपने आप को एग्जाज़ करने का मौका कम होता है। तो फिर जब इनको ऐसा कोई मौका मिलता है जहाँ पर आज़ादी होती है, देखने वाला कोई नहीं होता, वालिद साहब नहीं होते, कोई और बुज़ुर्ग नहीं होता, तो फिर उनके दिल में जो भी आता है वो कर जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि हमने अपने नौजवानों को वसाइल देने ताकि वो अपनी अंदर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको हासिल कर सकें, अपनी जो एनर्जी है उसको एग्जाज़ कर सकें, और ये उस उम्र का तकाज़ा है। दूसरी बात ये है कि जो आपने जो बात की सिविक सेंस थी, तो उसमें मेरे नज़दीक बच्चों को आपने सिखाना होता है। नौजवान जो है
वो एक जवानी की उम्र तक जब पहुंचता है तो वो बहुत सारे फेजेस से गुजर के आता है मलक साहब, और उसमें उसका घर का माहौल, उसके गली मोहल्ले का माहौल, उसके स्कूल का माहौल और जो कुछ वो समाज से देख रहा है वो सारी चीज़ें वो अपने अंदर जज्ब कर रहा होता है, और यही उसकी तरबियत का वक्त होता है कि उसने क्या चीज़ें सीखनी है। हमारे यहाँ अलमिया ये हुआ है कि हम अचानक एक जज्ब में हम बिल्कुल एक अपने समाज से कटकर एक मॉडर्न आप कह लें समाज में आ गए। इस वक्त हमारा नौजवान जो है वो सोशल मीडिया के समाज में रह रहा है। और सोशल इसीलिए कहते हैं कि ये एक अलग से एक समाज है, एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एक समाज है, और उसी से वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। आप देख लें हमारे यहाँ देहात में हुजरा हुआ करता था या चौपाल थी, जो भी आप उसे कह लें, और शहरों में बैठकें आबाद थी। जिस तरह ये आपने बैठक सजाई है, अब ये उनका हो गई हैं, अब आपको बैठक कहीं नज़र नहीं आएगी। तो उसी बैठक में, उसी हुजरे में बुज़ुर्ग भी आते थे, छोटे भी आते थे, उसमें जरगे भी होते थे, उसमें गपशप भी होती थी, उसमें मस्ती भी होती थी, लताइफ भी होते थे, गेम्स भी होती थी इंडोर। तो वो बच्चा जो है एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा होता था। ये छोटे शाहजी साहब बैठे हुए हैं, तो ये अब जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इनके दादा अबू जहाँ बैठे हुए हैं, वो इन चीज़ों को नोट कर रहा है, सीख रहा है कि एक शख्स अंदर आया तो उसने मेरे दादा के साथ हाथ मिलाया बड़ी ताज़ीम के साथ, तो ये सीखेगा कि छोटे को ताज़ीम करनी है बड़े की। तो ये समाज जो है, इंसान जो है वो नकाल है और सीखता है, याद रखें। जिस तरह एक बच्चा जो है उसे कोई ज़ुबान नहीं आती, लेकिन माँ जो कुछ बोलती है माँ से सीख रहा है, बाप जो कुछ बोल रहा है उससे सीख रहा है। आप देखें कि लड़का जो है, छोटा बच्चा, वो बाप को कॉपी करता है। जिस तरह बाप बैठता है वो उसी तरह टांग पे टांग रख कर बैठेगा। बच्चियाँ जो हैं वो गुड़िया से खेलती हैं, जिस तरह माँ बच्चों को अपनी खिलाती हैं। तो इसी तरह इंसान सीखता है समाज से। तो समाज आपको जो कुछ फीड कर रहा है आप उसको रिप्लाई करेंगे। तो जो 14 अगस्त के हवाले से आपने बात की, नौजवानों ने जो कुछ किया, तो मुझे उनसे कोई गिला ही नहीं है। अच्छा, हमने उसको दिया किया है। अच्छा प्रोफेसर साहब, इस बात पे फिर आएंगे कि आपको नौजवानों से कोई गिला नहीं है। अब हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आगा जी सईद गिलानी साहब बैठे हुए हैं। आगा जी, आपको जवानों से कोई गिला है कि नहीं है? प्रोफेसर साहब को तो कोई गिला नहीं है, वो कहते हैं कि नौजवानों का और जवानी का तकाजा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें हमारा कसूर है, आपका कसूर है, माशे का कसूर है? क्योंकि एक इनर सेल्फ भी होती है, एक ज़मीर भी होता है ना। एक जवान जो है तो वो चढ़ के बस में ब्लेड से सीट काट रहा है, तो उसका ज़मीर उसे ये मना नहीं करता कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। मलिक साहब, आपकी बात दुरुस्त है, और मलिक साहब ने बहुत सी उम्दा बातें की हैं। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ पहले तो पुरानी कदरें बदल गई हैं। जी, कदरें से मुराद ये है कि मैंने उस दिन भी मैं बात की थी कि लबो लहजा बहुत तब्दील हो गया है। माँ जो थी की जो मिठास थी वो मम्मा में चली गई, बाप की जो मिसाल थी, लाला की मिसाल थी, वो डैडी में चली गई। बावर्ची खाना किचन हो गया, उधर खाना बाथरूम हो गया। इसलिए और दौर ऐसा आ गया है कि रीस ने हमें, जो इनको गलत रीस जी, उसने हमें बर्बाद कर दिया जी। अगर आप आज टेलीविज़न लाए हैं तो मेरे बच्चे कहते हैं इससे बड़ा आना चाहिए, चाहे आपके वसाइल हैं या नहीं, कंपटीशन का वसाइल पैदा करते हैं, उसमें रिश्वत भी आ जाती है, करप्शन भी आ जाती है, क्योंकि बच्चों के लिए करना पड़ता है जी जी। और आप ना भी करें तो माँ कहती है नहीं मेरे पुत्रा से करो कुछ जी जी। दूसरी बात, पुराने वक्त में जो मैं पिशावर में देखता था, तो जो हमारे पुराने लोग थे वो मजदूरी करने को कुछ ज़्यादा शर्म नहीं समझते। एक बात ज़रूर थी कि अपने बाग में, मतलब सबसे मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ, तो जो असल बात तो वो कह चुके हैं कि इसको किसी बजाज के पास बिठा दो, तो मेरा पुत्र बजाज पर बैठ। लेकिन जो बाहर से आई है कौम, उन्होंने ये नहीं देखा। नतीजा ये है कि आज आप आटे में नमक के बराबर रह गए। मकामी लोग, बागबार के लोग जो हैं सारे पिशावर में हामी हैं। पहले ज़माने में अदब आदाब था, गली में मेरा बाप निकलता था, कोई निकलता था तो बच्चे छुप जाते थे, चाचा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, सलाम करते थे। अब नस्ल तवक्को करती है कि मुझे सलाम करेगा।
अच्छा, तो ये हम प्रिज्यूम कर लें कि पहले जो था तो जितने बड़े थे वो बच्चों की, मोहल्ले के बच्चों की, इलाके के बच्चों की साथ साथ तरबियत करते रहते थे। पहले उनको पता होता था ये किसका बेटा है, किसकी बेटी है, कहाँ जा रहा है, बाप से नहीं पूछा तो जा रहा है, तो किधर जाना है, चल का अब क्या है, तो तू कौन है, क्यों उन्होंने मना कर रहा, तो कौन मना करना है। मलिक साहब इस बात पे आते हैं कि ये बड़ों ने तरबियत क्यों करना छोड़ दी है, गली मोहल्ले के बड़े जो हैं वो इतने मसरूफ़ हो गए हैं, या मतलब है कि ये मुनासिब नहीं समझते कि किसी के बच्चे को चलते हुए कोई मतलब है नसीहत कर दें या कोई ना कोई थोड़ी सी रहनुमाई कर दें, कुछ इस तरह से कुछ हो रहा है कुछ। शाह साहब ने इस तरह फरमाया ना कि ज़िंदगी बदल गई है, और कहते हैं ना ज़माना जब तब्दील होता है तो उसके अपने टूल्स और अपने तकाज़े आ जाते हैं जी। तो अब मैं जब इस बच्चे को देख रहा हूँ कि खुदा ना खास्ते बुरा काम कर रहा है, तो पहले तो मैं सोचूंगा कि मैं इसको कुछ कहूँ तो इसके रिप्लाई में इसने क्या कहना है। अच्छा, जब मुझे ये खौफ ना हो कि जब मैं गिला करूँ इसके वारिस से तो वो मुझे आगे से कोई सख्त बात नहीं कहे तुम्हारा क्या काम। तो इस वक्त जब आप देख लें बेसिकली शाह साहब ने जिस तरह फरमाया कि वो ज़माना जो था सादगी का ज़माना था, ज़िंदगी बड़ी आसान थी, लिबास के हवाले से, रहन सहन के हवाले से, स्टेटस के हवाले से। अब इस वक्त दुनिया जो है वो एक कारपोरेट कल्चर में हम जिंदा हैं। आप टेलीविज़न पर, आप सोशल मीडिया पर एक पोश ज़िंदगी आपको दिखाई जा रही है जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत कुछ है, और इंसान की जो ज़िंदगी का मतम नज़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा रह गया जी। उस ज़माने में जिसकी शाह साहब बात करें तो उस ज़माने में ज़िंदगी सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे लेकिन अक़दार उनके हाथ में थी और वो ज़िंदगी को बड़ी आसानी से गुजार लेते थे। अब जब आपका मतम नज़र पैसा हो जाता है, ठीक है जी, मादा परस्ती हो जाती है, तो आपकी टोटली जो साइकी है वो चेंज हो जाती है जी। जब आपकी साइकी चेंज होगी तो फिर वो दौर, वो तकाज़े, वो आप दोबारा उनको अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब वो बुज़ुर्ग इसलिए नहीं रहे कि बुज़ुर्ग खुद जो हैं वो उन बुज़ुर्गों जैसा बर्ताव नहीं कर सकते, ना उनका स्टेटस वैसा गुजरा है जी। मैं यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ कि आपने जो बात की, जो हमारे यहाँ एक चीज़ और भी बहुत खौफनाक है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम दूसरों की तकलीद में करते हैं। मैंने एक बुरा काम किया और मुझे उसकी सज़ा नहीं मिली तो कोई शख्स मुझे आइडियलाइज़ करेगा कि इसको सज़ा नहीं मिली तो मुझे भी नहीं मिली। मैं पिछले कई सालों से, मतलब कई दहाइयों से मोटरसाइकिल और गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे आज तक पेशावर शहर में किसी पुलिस वाले ने रोका कि भाई अपना लाइसेंस तो दिखाओ। ठीक है जी। जब आपके समाज में बहुत गवर्नमेंट की गाड़ियाँ चल रही हों और बहुत सारे मतलब व्हीकल्स चल रही हों और आप ट्रैफिक को देख लें, कहीं बहुत कम आपको जुर्माना होगा, तो जब सज़ा और जज़ा का अमल भी रुक जाएगा समाज में, इदारों की सतह पर और स्टेट की सतह पर, तो फिर आप को फॉलो करने वाले, बुरे काम को फॉलो करने वाले बहुत होंगे। हमारे यहाँ सज़ा जज़ा जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो ख़त्म हो चुकी है। और जो मैंने पहले बात की कि हम याद रखें, जो कुव्वत होती है, कोई भी ताकत जो होती है, पावर जो होती है, जब तक वो चैनलाइज होगी तो वो आपको फ़ायदा देगी, चैनल से निकल जाए तो तबाही है। यही पानी जब नहर में, दरिया में बहता है तो वो ज़िंदगी की अलामत है, जब वो इससे निकल जाए तो वो सैलाब बन जाता है। यही आग जब चूल्हे में है, भट्टी में है, तो आपको ईंधन दे रही है, यही आग बाहर निकले तो वो जला कर राख कर देती है। तो जवान भी एक कुव्वत है, एक ताकत है, हमने इनको चैनल में लाना है। अच्छा, हमने इनको चैनल में लाना है। यस सर, जब तक आप इस जवानों को चैनल में नहीं लाएंगे तो ये तबाही की तरफ जाएंगे। ये कुव्वत है, ताकत है, और ये ताकत जो है खुद अपने आप को तबाह कर देती है और दूसरों को भी तबाह कर देती है। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं इसलिए, जो पहले जहाँ पर आपने बात रोकी मेरी, कि इन बच्चों का कसूर नहीं है, ये तो पानी और आग की तरह एक ताकत है। हमने इनको चैनल नहीं दिया कि आप इसमें बहो, आप ज़मीनों को सैराब करो, ठीक है जी, आप फसलों को सैराब करो, आप पाशी करो, फलां करो। तो अब ये बच्चे जो हैं, ये आज़ादी के दिन भी क्या करें। आप, मैंने उस कॉलम में भी ये जिक्र किया था, बहुत सारे बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं, आप किसी को पकड़ते हैं, किसी को नहीं पकड़ते, अक्सर एक्सीडेंट में बच्चे हलाक हो जाते हैं। तो क्यों ना आप मंथली, वीकली या 2 महीनों के बाद एक इवेंट कराएं जहां पर SOPs के साथ, सेफ्टी के साथ बच्चों को कहेंगे जी आपने एंट्री करनी है और आपने यहाँ पर व्हीलिंग करनी है इस पार्क में, लेकिन इसके बाहर
आपको अच्छा, इजाज़त उसके अलावा नहीं वो जो मेले पहले होते थे ना, मतलब है कि ईद पे मेले हो गए या खैबर शो, इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट जो होते हैं, जश्न खैबर हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ अर्सा पहले तक सनती नुमाइशें लगती थी और उसमें मतलब सर्कस भी होती थी, हर चीज़ चैनलाइज हो जाते थे। मलिक साहब, मैं एक और चीज़ जो है मेरे जहन में जो मतलब है कि आ रही है, चूँकि ये मौजू बड़ा सेंसिटिव मौजू है ना, वो ये है कि मेरे आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद ग्रामी है कि मदीना मुनव्वरा जब गुंजान आबाद शहर हो जाए तो फिर दूसरा शहर आबाद किया जाए। मतलब यह कि शहरों की आबादी कम रखी जाए, और शहरों की आबादी जो है जब बढ़ जाती है मसाइल भी बढ़ जाते हैं। तो मलिक साहब, मैं इस तरफ आना चाहता हूँ कि ये जो है तो शहर साथ हमारे आसपास ज़्यादा नहीं है। इस्लामाबाद एक बड़ा शहर बना, ठीक है जी, उसके बाद कोई उस तरह का और नया शहर आबाद नहीं हुआ। हमारे यहाँ पिशावर में हैदराबाद छोटी सी एक बस्ती कह लें, पोश बस्ती कह लें, मगर ये है कि इस तरह के अगर बड़े बड़े शहर आबाद हो, वहाँ पे इसी तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और लोग वहाँ पे अपना वो करें तो एक ही शहर पे रश कम हो जाएगा। क्या ख्याल है सर? मलिक साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाऊँ सदके जाऊँ, उन्होंने एक बात की है तो वो विजडम से खाली तो हो ही नहीं सकती, और ये वाक़तन ऐसा है। पेशावर जो शाह साहब ने देखा और हमने उसकी आखिरी झलकियाँ देखी हैं, वो वाल सिटी था, ठीक है जी, फसीले शहर में बंद जी। तो फसीले शहर की दीवार जो है वो सिर्फ उस शहर को महफूज नहीं रखती थी, उसने हमारी कदरों को भी महफूज रखा था, उसने हमारी सकाफ़त को भी, तहजीब को भी महफूज रखा था। लेकिन जब दीवार टूटी तो फिर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उससे ड्रेन होती रही। फिर हुआ ये कि हमारे इस पेशावर की हम बात करें तो इस तमाम शहरों के साथ, पुराने शहरों के साथ, चाहे वो मुल्तान है और चाहे वो पिंडी है, और आप देख कोई भी शहर, हाँ, जिस तरह वो पितरस ने कहा था कि लाहौर के चारों तरफ लाहौर वाक़या है, इतना वो फैल गया। सही। तो कहने का मकसद ये कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक हैदराबाद की स्कीम बनी और आप देख लें कि हैदराबाद एक बड़ा बैलेंस इलाका है जी। वहाँ पर आपको पानी भी पूरा मिलेगा, वहाँ पर आपको बिजली भी पूरी मिलेगी, वहाँ पर तमाम सिविक जो वसाइल हैं आपको पूरे मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि ये प्लानिंग के साथ बना है। जिस तरह आपने इस्लामाबाद की बात की, तो इस्लामाबाद भी प्लानिंग के साथ बना है और उसमें आपको वो तमाम सहूलियात जो सिविक्स की हो सकती हैं वो सब आपको मिलेंगी। लेकिन पेशावर शहर की जो सहूलियात थी वो उसी वाल सिटी की ज़रूरियात के मुताबिक थी। लेकिन जब शहर फैलते गए, जो उसके मज़ाफ़ात थी, उससे एक नुकसान तो ये हुआ कि यहाँ पर बड़ी शानदार फसलें थी, बड़े अच्छे बागात थे। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि नाशपाती, लोकाट, अलूचा, ये बड़ी अहम हमारी प्रोडक्ट्स थी इस हमारे जो सराउंडिंग के इलाके हैं, और इंडिया तक ये हमारा ये माल जाया करता था। लेकिन अब तो वो बागात भी ख़त्म हो गए, ठीक है जी। उसका असर क्लाइमेट पे भी पड़ा, और फिर उसके साथ आप देखते हैं कि जो आबादियाँ हुई तो ये शहर जो अब फैलता गया, तो अब जब शहर फैलता है, आबादी आती है, तो फिर वसाइल जो हैं वो तकसीम होते होते कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और फिर जब वसाइल ना हो, वसाइल कम हो जाएं और मसाइल ज़्यादा हो जाएं, तो लोगों के अंदर एक घुटन सी आ जाती है आवाम के अंदर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद है, वो उस इरशाद में यही हिकमत है कि नया शहर बनाओ प्लान करके। उनका मकसद ये प्लान करके, नया शहर आप किस तरह बसाएंगे, नया शहर आप प्लान करेंगे कि ये सड़क होगी, ये मस्जिद होगी, ये फलां होगा, ये फलां होगा। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जो मैंने आप बात जो जिक्र किया कि कमर्शलाइजेशन हो गई, आप देख लें, आपको जो अंदरूनी शहर था वहाँ पर घर बिकता है, ठीक है जी, आम आदमी नहीं ख़रीद सकता, और यहाँ के कुछ ख़ास लोग, एक ख़ास तबका है, वो ख़रीद के 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला और वो प्लाजा बना देता है। तो कमर्शलाइजेशन ने भी हमारे यहाँ बहुत तबाही की है, बहुत मसाइल पैदा किए हैं शहर के अंदर जो रश है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि हम अगर मौजू से ना हटें तो मैं वापस उस तरफ आऊँगा, नौजवानों की तरफ। तो नौजवानों को आपने थोड़ा सा बताना है। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको कि हमारे यहाँ एक बहुत ही मतलब आप भी एजुकेशन से माशाल्लाह काफ़ी अरसे से, बल्कि हमारा स्टार्ट भी एक साथ था एजुकेशन में। जी। तो बहैसियत एजुकेशनिस्ट और एक इदारे के सरबराह की हैसियत से मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ 2 चीज़ें हम अगर कर लें अपने कोर्स से जो फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है जी, वो बहुत हमें फ़ायदा होगा। मेरा अपना मौक़िफ़ ये, मैं कोर्स की बात क्यों करता हूँ या निसाब की बात क्यों करता हूँ, शायद 2री या 3री क्लास में शाह साहब मैंने एक लेसन पढ़ा था, मुझे याद है कि एक बच्चा, छोटा बच्चा केले का छिलका ज़मीन पर फेंकता है और वो खिड़की से देख रहा होता है, तो एक आदमी वहाँ से गुजरता है, केले के छिलके पर उसका पाँव आता है। अच्छा। और उसकी टांग टूट जाती है। तो
वो एक चीज़ जो है मेरे जहन में ऐसी नक्श हो चुकी है कि मैं केले का छिलका ज़मीन पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये निसाब का असर है जो किसी बच्चे के जहन में लेकर आता है। मैं ये समझता हूँ कि निसाब से हमने दो काम लेने हैं। पहला काम हमने ये लेना है कि हमने पाकिस्तानियत को डेवलप करना है जी। जो हमें पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे वतन को बड़ा खूबसूरत वतन है और बड़ी शानदार सरजमीन है, लेकिन हमें जो धड़ों में तकसीम किया गया है कि आप ज़ुबान के हवाले से, मसालिक के हवाले से और फैक्टर से हमें तकसीम किया ज़हनी तौर पर जी। तो जब आप तकसीम होते हैं तो एक घर में जब 5 भाई एक दूसरे के ख़िलाफ़ हों तो वो घर टूट जाता है। ये मेरी अपनी ज़ाती मैं मिसालें आपको देता हूँ। उस घर की दीवारें टूटती हैं, लेकिन जब 5 के 5 भाई उस घर को ओन कर रहे हों तो उसका प्लस्तर भी ख़राब नहीं होगा। वाह बड़ी। तो यहाँ पर इशू ये है कि हमारे यहाँ जब हमें तकसीम किया गया, उस जिन लोगों ने किया उनके अपने अज़ाइम थे, लेकिन हम पाकिस्तानियत की सोच को हमने डेवलप करना है नई नस्ल तक जी जी। आप अगले 15 सालों में जो नस्ल मैट्रिक करके आएगी वो पक्की पाकिस्तानी होगी, ना वो पंजाबी होगी, ना पश्तून होगी, ना सिंधी होगी, ना बलोची होगी, ना कोई और। ज़बरदस्त वो होंगे। मैं पश्तून हूँ, मैं पश्तून होने पर फ़ख्र करूँगा, लेकिन मेरा जो मतमे नज़र होगा, मेरी जो तरक्की होगी वो पाकिस्तानियत सबसे पहले पाकिस्तान। मलिक साहब और गिलानी साहब, एक आखिरी सवाल जो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आप दोनों हज़रात से मैं करूँगा वो ये कि उस्ताद का कितना रोल है, उस्ताद किधर गया? चूँकि पहले उस्ताद होते थे हमारे वक्तों में, अब आज का उस्ताद जो है वो तरबियत क्यों नहीं करता? मेरे जहन में, चूँकि मैं ख़ुद भी उस्ताद हूँ, एक ये बात आती है कि उस्ताद के लिए तरबियत का वक्त ही इतना नहीं होता क्योंकि कोर्सेज इतने हैवी हैं और उस्ताद जो है मज़ीद इखलाकियात या एथिक्स या एक और चीज़ जो है मैंने जो सुनी है, जो मुझे पता चला है, जापान में बच्चा जो होता है 7वीं 8वीं जमात तक जो है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ इखलाकियात का दर्स दिया जाता है। कुछ इस तरह की सूरत हाल भी होनी चाहिए। गिलानी साहब, पहले आपसे और फिर मलिक साहब से ये सवाल। वो उस्ताद अब भी वाजिबुल एहतराम है, लेकिन शर्त यह है कि जो बात हुई मलिक साहब ने की है कि पाकिस्तान बनने से आज तक हमारी किसी नस्ल की तरबियत नहीं की गई, उनको पाकिस्तानियत सिखलाई नहीं गई, उनके निसाब में कोई नेशनलिज्म की बात ही नहीं है। सबसे पहले वो कहता है मैं सिंधी हूँ, वो कहता है मैं बलोची हूँ, मैं फलान हूँ। उसके मुकाबले में मैं हवाले के लिए बात कर रहा हूँ कि वो कहता है कि मेरी माँ का नाम पता नहीं क्या, बाप का नाम है माला, वो कहते हैं। उनसे पूछे तो वो आपको कहेंगे मैं हिंदुस्तानी हूँ। आप इंग्लैंड में भी किसी से पूछे तो वो कहेगा यार मैं तो मेहमान हूँ। ठीक। तो मलिक साहब वाली बात की हमने तकसीम कर दिया, और तकसीम क्यों किया कि ये वो नफरतें हैं जो लसानी एतबार से हमें फैली हैं। इनको पश्तो वाले को बर्दाश्त नहीं करता, पश्तो इनको वाले को नहीं करता, इनको सिंधी वाले को बर्दाश्त नहीं करता, बस मिल रही हैं सारी बुनियादें मकान गिरने को है वाली बात है। वाह, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात। मलिक साहब, यही सवाल जो है तो उस्ताद का रोल कितना है, तरबियत क्यों कम हो गई है? देखें, ये तो क्लासरूम में जो टीचिंग मैं अर्ज़ करता हूँ, हमारे ज़माने तक हम जब बात करते थे तो तालीम और तरबियत की करते थे जी जी। अब वो तरबियत बीच में से निकल आई है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप देख लें कि अब हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं ली जा रही या दी जा रही, बल्कि उसमें किसी एक प्रोफेशन में जाकर अपना कैरियर बनाने के लिए दी जा रही है। आज देख लें, मेरे उस्ताद को मेरा नाम भी याद था, मेरी फैमिली के मेंबर्स को भी वो जानता था, बहुत कुछ उसमें था, और वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे। आज के उस्ताद से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था उस ज़माने में, उस ज़माने का उस्ताद, लेकिन उसके अंदर एक बाप की मोहब्बत, और वो चाहता था कि इनकी तरबियत भी हो जाए इखलाकी हवालों से। आज के उस्ताद पर एक ही बोझ है कि ये कोर्स मैंने उठाकर घोल कर इस बच्चे को पिलाना है कि जाकर ये बहुत सारे नंबर ले आए, क्योंकि अब मार्क्स ओरिएंटेड चीजें हो गई। आपने सेमेस्टर सिस्टम ने भी बड़ा मसला बनाया ना जी, ऐसा जी कि वो पूरे का पूरा वो हमने खत्म करना होता है सेमेस्टर में। दो मतलब सेमेस्टर के फायदे भी हैं, लेकिन वो सेमेस्टर जो है आपका यानी इंटरमीडिएट के बाद शुरू होता है, इंटरमीडिएट तक तो आपके पास है, और इसी वक्त तक यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चे जो हैं इस अमल से गुजरने के बाद उनकी अखलाकी तरबियत हो चुकी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। और बीएस तो जो आपका सेमेस्टर सिस्टम जो आपका है वो इतना नुकसानदेह नहीं है, बल्कि वो बड़ा टफ है मेरे नज़दीक। उसकी अपने कुछ मतलब अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, लेकिन जो उस्ताद का हवाला है तो
तो उस्ताद तो आज भी कोशिश कर रहा है, और उस्ताद भी इसी समाज का है। जब समाज बिगड़ जाए तो कोई तबका भी ठीक नहीं रह सकते, याद रखें। जब समाज बिगाड़ का शिकार हो तो तालिब इल्म अगर ख़राब हो रहा है तो उस्ताद भी ख़राब हो रहा है, इंजीनियर भी ख़राब हो रहा है। तो आप देख लें, जो बुराई जो है वो सब में सरायत कर जाती है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमने इस पाकिस्तान को जिस वक्त ओन करना शुरू कर दिया, तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, चाहे मैं पॉलिश करने वालों मैं अच्छी पॉलिश करूँगा, मैं जूता बनाने वालों मैं अच्छा जूता बनाऊंगा, मैं मोटरसाइकिल ठीक करने वालों मैं अच्छा मोटरसाइकिल ठीक करूंगा, क्योंकि मुझ में एक फ़र्शनासी आ जाएगी। और उसके लिए मैंने आपसे कहा कि निसाब में आपने तब्दीली करनी है। जो उस्ताद को दिया जाएगा उस्ताद ने पढ़ा, आप निसाब से बाहर नहीं निकल सकते। और आपका निसाब जो है वो इंटरमीडिएट तक तो पक्का निसाब है जो गवर्नमेंट आपको देती है, टेक्स्ट बुक बोर्ड देते हैं, जो एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें एक और चीज़ ये सर कि हमारा मौजूदा निसाब जो है वो रटा पर बेस कर रहा है। वो IQ लेवल का आपका शायद बढ़ा दे, IQ लेवल, लेकिन आपकी जो तख्लीकी सलाहियत है वो आप में बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। कि आप फूल की खुशबू सूंघ सकें, आप अपने गली मोहल्ले का गंद आपको नजर आए। आप देख लें, हम बाज़ारों में फिरते हैं, गंदगी पड़ी होती है, हमें परवाह नहीं होती कि यार गंदगी पड़ी है। हमारे ये जो मशामे जान है ये बंद हैं, हमारी आंखें गंदगी नहीं देख सकती, हमारे नथने जो हैं वो खुशबू नहीं सूंघ सकते। आपने एस्थेटिक सेंस को लाना है, लोगों को एस्थेटिक्स दें, तो फिर इखलाकियात का ताल्लुक एस्थेटिक्स से है कि मैं आपसे जब बुरा लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी वो जो एस्थेटिक है मुझे रोकती है कि यार तुम एक शरीफ आदमी हो और एक शरीफ आदमी को तुम बुरे अल्फाज क्यों नहीं देते, तो मैं अपनी ज़ुबान पर काबू पा लूँगा। यही एस्थेटिक मेरे हाथ को भी रोकता है, मेरे किसी बुरे अमल को भी रोकता है। तो जब आप उस्ताद के लिए ऐसा निसाब तरतीब दे दें तो फिर आप देखें कि उस्ताद अपने बच्चों की तालीम के साथ तरबियत कैसे नहीं करता। ज़बरदस्त जी। मलिक साहब, आपने जो आखिरी कंक्लूजन किया है ना, वो तो मुझे ऐसे लग रहा था कि लफ्ज़ों की शायरी थी जी, और मेरा जो है तो मेरे अपने मशामे जान जो है वो खुल रहे थे जी, और मज़ा आ गया। अब इसको कंक्लूड करें जी, क्या अब सजेशन है सारे माशरे के लिए, सब लोगों के लिए सजेशन आप क्या देंगे कि भाई किस तरह से इनको ठीक? असल में ऐसा है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है जी, तकरीबन हर बच्चा चाहे वो देहात का है वो स्कूल तक जा रहा है। गवर्नमेंट ने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं, गवर्नमेंट काफ़ी एफ़र्ट्स कर रही है कि बच्चे स्कूल की तरफ आएँ, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गुर्बत ऐसी है कि अक्सर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने कुछ कानून बनाने की भी ठानी है, वो कानून बनाया जाए कि हर बच्चा कंपल्सरी तौर पर स्कूल जाए। दूसरी जो बात मैं कह चुका हूँ उसी को रिपीट करूँगा कि निसाब में हमने कुछ तब्दीलियाँ करनी हैं, ख़ास तौर पर जो 8वीं क्लास तक हमें इखलाकियात को, मंतक को और एस्थेटिक्स को, ज़ौक़ सलीम की आबकारी के लिए ये 3-4 चीज़ें हमें रखनी है। और साथ साथ बच्चों को ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया जाए कि पाकिस्तान की मोहब्बत उनके दिल में इस तरह मुसल्लिमा हो जाए। आप देख लें कि हम अपने दीन से क्यों मोहब्बत करते हैं, हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमें हमारे घरों में अब भी ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं और वो मोहब्बत के नकूश मिट नहीं सकते। बिल्कुल। तो जो चीज़ बचपन में आपको सिखाई जा रही है वो आप सीखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास तक हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर कोर्स बनाएं। बेशक वो बच्चा जो है वो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री ना सीखे, भले से ज़ुबान पढ़ना सीख ले, ज़ुबान लिखना सीख ले, और साथ साथ इसी लिखने पढ़ने के अमल के साथ साथ उसे एक अच्छा पाकिस्तानी, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा शहरी बनाया जाए। ज़बरदस्त जी। प्रोफेसर खालिद सुहेल मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। गिलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने तालीम और तरबियत के हवाले से बात की, सिविक सेंस के हवाले से बात की कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई इवेंट हो तो नौजवान या कोई भी तबका है ऐसे अपने जितने भी वसाइल हैं या हमारे एसेट्स हैं उनको ख़राब करने पे, तबाह बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारी सजेशंस हमारे सामने आई। एक सजेशन तो ये है जो प्रोफेसर साहब ने आखिर में दी, वो ये है कि खूबसूरतियों का फैलाव किया जाए और जितनी भी ये जो है हर चीज़ की अपनी खूबसूरती होती है वो सामने लाई जाए। जिस तरह से जॉन कीट्स ने कहा था कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और दूसरी बात यह है कि नौजवानों को और सबको जो है कैथारसिस का मौका दिया जाए, ऐसे मौके पैदा किए जाएं कि नौजवान जो हैं वो कैथारसिस कर लें तो वो चैनलाइज हो जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तानियत को भी हम पैदा करेंगे। सबलाइम बैटर का ये मैसेज आज आपको कैसे लगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।